बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को क्या मिलेगा इंसाफ? आज के इस कार्यक्रम में इसी पर करेंगे चर्चा। बस्तर के सेप्टिक टैंक में दफन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। कारपोरेट बस्तर के सेप्टिक टैंक में दफन लोकतंत्र और उसका चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता। छत्तीसगढ़ की साय सरकार हो गई साय साय। कुछ विशेषज्ञ तो कहते भी हैं कि कारपोरेट बस्तर की यही सच्चाई है। कानून के राज की तरफ जाने वाली पटरियां उखाड़ी जा चुकी हैं। संविधान नाम की चिड़िया बस्तर से खदेड़ी जा चुकी है। अब सिर्फ एक तरफ की ही लाइन चालू है। आदिवासियों की लूट, उन पर अत्याचार, सरकारी संपदा की लूट और उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का कत्ल करने की छूट। यदि पत्रकारिता लोकतंत्र की जननी है या पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो यकीन मानिए बीते 3 जनवरी 2024 की रात वह बस्तर के बीजापुर में एक राज्य पोषित ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में दफन मिली। लोकतंत्र की इस मौत पर अब आप शोक सभाएं कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चिंतन मनन भी कर सकते हैं। जी हां, बात उस नौजवान की कर रहे हैं जिसकी पत्रकारिता उसकी मौत के बाद भी कब्र से खड़ी होकर भारतीय राजनीति को कटघरे में खड़ी कर रही है। हम बात उस नौजवान पत्रकार की कर रहे हैं जिसकी मौत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की संज्ञा दर्जा क्यों मिला है भला। पूरी दुनिया जब नववर्ष का स्वागत कर रही थी इस आशा के साथ कि नया साल मानवता के लिए पिछले से कुछ बेहतर और बहुत बेहतर होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के बीजापुर में पूरी खामोशी और योजनाबद्ध तरीके से नरपिशाचों द्वारा मुकेश चंद्राकर के रूप में लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफन किया जा रहा था। ये वे नरपिशाच थे जिन्हें कुछ कारपोरेट मीडिया उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए इस देश के सबसे बड़े समाज सेवी, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के प्रणेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने बता दिया कि क्रोनी कैपिटलिज्म यानी परजीवी पूंजीवाद ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अडानी अंबानी पैदा किए हैं, उसी तरह उसने स्थानीय स्तर पर भी जिन अडानियों अंबानियों की फौज पैदा की है, उनमें से ही एक सुरेश चंद्राकर ठेकेदार है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी वह व्यक्ति है जिसे कांग्रेस भाजपा ने बस्तर की लूट को सहज और निर्बाध बनाने के लिए अपनी सत्ता की ताकत का सहारा देकर पैदा किया। कुछ महीने पहले बाप्पी राय और उसके साथियों को रेत माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर गांजा तस्करी में फंसाने की कोशिश भी हुई थी। अब क्रोनी कैपिटलिज्म अडानी अंबानी पैदा करने वाली एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है, एक राजनैतिक प्रक्रिया बन गई है जो शायद लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफन करने की ताकत भी रखती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पिछले 24 सालों में बस्तर में कई लाख करोड़ का खेला हो चुका है और यह सब विकास के नाम पर हुआ है। इसलिए 120 करोड़ का सड़क घोटाला कोई मायने भी नहीं रखता। बस्तर के विकास के लिए केंद्र से लेकर राज्य तक चाहे किसी भी जगह सरकार कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा या किसी अन्य दल की, और राजनेताओं से लेकर अधिकारी और ठेकेदार तक कमर कसे हुए हैं। बस्तर के विकास के लिए 6 लेन सड़क चाहिए और सड़क बनाने के लिए फोर्स चाहिए। बस्तर के विकास के लिए नक्सल उन्मूलन की जरूरत है और इसके लिए भी फोर्स चाहिए। बस्तर के विकास के लिए संसाधनों का दोहन जरूरी है, इसके लिए कारपोरेट चाहिए और इसके लिए भी फोर्स चाहिए। लेकिन क्या बस्तर के विकास के लिए आदिवासी नहीं चाहिए? उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, आंगनबाड़ी नहीं चाहिए? यदि विकास के नाम पर इन सबकी दिखावे के लिए ही सही कभी कभार भी चिंता जताई जाए, तो इसके लिए भी शायद फोर्स चाहिए। यही सच्चाई है जिसे कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर दबाना छुपाना चाहते हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है वह इसी मुहिम का हिस्सा है। वरना कौन नहीं जानता जो ठेकेदार कल तक तिरंगा लपेटे था, आज वो भगवा धारण किए बैठा है। खादी के नीचे की यही खाकी है जो इस सवाल को पूछने से रोकती है कि गंगालूर से लेकर मिरतूर तक जो सड़क बनाई गई थी वह भला थी किसके लिए? आदिवासियों के लिए या कारपोरेटरों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की लूट को ढोने के लिए? इस सड़क को बनाने का अनुबंध 16 टुकड़ों में बांटा गया था, फिर भी सभी टुकड़े सुरेश चंद्राकर की जेब में ही क्यों जा पहुंचे?
जब 1 किलोमीटर सड़क निर्माण की औसत लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आती है तो इस सड़क की लागत 56 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ कैसे और किसकी कृपा से हो गई? सड़क बनने से पहले ही पूरी राशि का भुगतान हो गया तो इस 120 करोड़ के कितने टुकड़े हुए और किस किस की जेब में जा पहुंचे? जब एक सड़क के लिए पानी की तरफ पैसे बह रहे हैं तो सड़क को भी पहली ही बारिश में बहना था। इसमें किसी ठेकेदार का दोष भला कैसे हो सकता है? लेकिन यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि इस हत्यारे ठेकेदार को 3 सशस्त्र जवानों का सुरक्षा चक्र क्यों और कैसे उपलब्ध कराया गया? क्या यह सुरक्षा चक्र पत्रकारों की हत्या करने और लोकतंत्र को सेप्टिक टैंक में दफनाने के पुनीत कार्य के लिए दिया गया था? यह आम चर्चा है कि बस्तर में सामने ठेकेदार होता है, पीछे कोई अधिकारी या राजनेता होता है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या जिस सरकार और उसके प्रशासन को इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था वही इस भ्रष्टाचार का जनक है? क्रोनी कैपिटलिज्म में सरकार नाम की केवल छाया रह जाती है जो जनता को भरमाती रहती है। असल नियंता, असल सूत्रधार तो सुरेश चंद्राकर जैसे हत्यारों के गिरे होते हैं जो आदिवासियों पर गोलियां तक बरसाते हैं, उनके घर गांव जलाते हैं, मासूमों को जेल भेजते हैं और इसके खिलाफ हर उठने वाली लोकतांत्रिक आवाज को सेप्टिक टैंक में दफनाने की बर्बरता भी दिखाते हैं, क्योंकि सत्ता कारपोरेट पूंजी की गुलाम बन जाती है और पूरे तंत्र को अपने हाथों में नचाने की ताकत समेट लेती है। मुकेश हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक का बयान है कि सुरेश चंद्राकर जगदलपुर में था जब उसे इस घटना की जानकारी दी गई। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी के बारे में कितने मासूम है बेचारे एसपी। पत्रकार सुरेश महापात्र ने ठीक ही सवाल किया है, मुकेश की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के बारे में पुलिस का यह बयान क्या साबित करता है? इसलिए एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है जो इस पूरे माफिया गिरोह और उनके राजनीतिक आकाओं को बेनकाब कर सके। ऐसी जांच सीबीआई या हाई कोर्ट की निगरानी में ही हो सकती है। तो वहीं मुकेश चंद्राकर तंत्र की इसी पाशविकता के खिलाफ लड़ रहे थे। उसने हमेशा बस्तर में माओवादियों को कुचलने के नाम पर फर्जी मामलों में आदिवासियों की गिरफ्तारियों से लेकर फर्जी मुठभेड़ तक के मामलों को, आदिवासियों के मानवाधिकार के मुद्दों को और प्रदेश की प्राकृतिक संपदा को कारपोरेटरों को सौंपे जाने के लिए की जा रही साजिशों को प्रमुखता से उठाया था। उसकी पत्रकारिता में राजनीति का वह पक्ष था जो आम जनता के अधिकारों, उसके संघर्षों, उसके दुख दर्दों, उसकी आशा आकांक्षाओं को उकेरता था। उसकी रिपोर्टिंग में बस्तर की संस्कृति और उसका जनजीवन गतिमान दृश्य की तरह सामने आते हैं। जिस सरकार का काम है पत्रकारों को सुरक्षा देना, उस सरकार का सुरक्षा चक्र यदि हत्यारों के पास में है तो हम अंदाजा लगा भी सकते हैं कि हमारे देश और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की स्थिति कितनी बदतर है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल बाद भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस भाजपा एक प्रभावशाली कानून बनाने और उसे लागू करने में विफल रही है। तो इसलिए कि ना तो कांग्रेस की और ना ही भाजपा की पत्रकारों को सुरक्षा देने में कोई दिलचस्पी रही है। एक विपक्षी पार्टी के रूप में उन्होंने केवल पत्रकारों को भरमाने का और सत्ता में चढ़कर गोदी भोंपू मीडिया पनपाने का ही काम किया है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले लगातार बढ़ते रहे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार 2005 से 24 के बीच जिन देशों में सबसे ज्यादा पत्रकार मारे गए उनमें भारत का स्थान 7वां है। 2014 से अब तक हमारे देश में 28 पत्रकार मारे गए हैं। 2025 में हत्यारों का पहला शिकार मुकेश चंद्राकर बना। न्यूयॉर्क स्थित एक संगठन की रिपोर्ट तो बताती है कि भारत में मई 2019 से अगस्त 2021 तक मोदी राज के 28 महीनों के पत्रकारों पर 256 हमले हुए, यानी हर महीने 9 से ज्यादा और हर 3 दिनों में कम से कम एक। पिछले 10 सालों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत 35 अंक नीचे लुढ़क चुका है और आज वैश्विक प्रेस सूचकांक में हमारा स्थान 180 देशों में 142वें से फिसलकर 159वें पर आ गया है। लेकिन बस्तर की जन पक्षधर पत्रकारिता और उसकी रंग बिरंगी छवियां मुकेश युकेश भाइयों, कमल शुक्ला, बाप्पी राय, रितेश पांडे, रानू तिवारी, मालिनी सुब्रमण्यम आदि न जाने कितने नामों से मिलकर बनती है, जिसे कुचलकर मारा नहीं जा सकता, कदापि मारा नहीं जा सकता। मुकेश की हत्या के बाद भी उसकी पत्रकारिता, कारपोरेट तंत्र, उसकी मीडिया और नरपिशाचों के सामने तनकर खड़ी है
और तनकर खड़ी रहेगी और सवाल बदस्तूर पूछती रहेगी।